जिम्बाब्वे में एक ब्रेड का पैकेट 10 मिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर का मिलता है और ये बच्चा इतने पैसों से वही लेने जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के बच्चे कुछ ऐसे नोटों के बंडलों से खेला करते थे। वेनेजुएला में तो लोगों ने पैसों का पेड़ ही उगा रखा था, द एक्चुअल मनी प्लांट। मनी। जब भी हम मनी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो है ये, एक पेपर करेंसी। और 99% लोगों के लिए यही एक्चुअल मनी है। और कहीं ना कहीं वो लोग सही भी हैं, क्योंकि हमें बचपन से आज तक हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे टीचर्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू और इवन सोसाइटी के थ्रू यही बताया गया है कि जो पेपर करेंसी है वो ही रियल मनी है। हमें ये तो बताया गया है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि पैसा एक्चुअल में है क्या। शो मी द मनी। मॉनेटरी सिस्टम क्या है, एक्चुअल में इन्फ्लेशन क्या होता है, डेफिसिट स्पेंडिंग क्या होती है, कॉइनेज क्या था और क्यों ये कॉइनेज हर कंट्री के लिए बेस्ट था। अगर आपको भी लगता है कि जो पेपर करेंसी आपके जेब में है वही रियल मनी है, तो एक बार 2016 के डिमोनेटाइजेशन को याद कर लेना। कैसे रातों रात गवर्नमेंट के एक डिसीजन से सो कॉल्ड मनी की वैल्यू एक ही दिन में जीरो कर दी गई थी। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. अगर वो तब कर सकते थे तो वो अब भी कर सकते हैं और आगे कभी भी कर सकते हैं। एंड दे हैव लीगल पावर टू डू दैट, क्योंकि फिएट करेंसी का जो सारा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के पास ही है। अब वो जब चाहें, जितनी चाहें, जैसी चाहें वैसी करेंसी छाप सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की है तो नहीं, दिस इज़ अ ग्लोबल लेवल इशू। किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअल मनी है क्या और करंट मॉनेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यही हाल आने वाले कुछ सालों में बहुत से देशों का होने वाला है, क्योंकि दे ऑल आर डूइंग द सेम मिस्टेक जो इन कुछ देशों ने की थी। हिस्ट्री भी हमें बार बार इंडिकेशन देती है कि जो फिएट करेंसी है, फिर चाहे वो किसी भी देश की क्यों ना हो, दे ऑल विल कम टू ज़ीरो। क्योंकि आज तक कोई भी फिएट करेंसी ऐसी नहीं है जिसने लॉन्ग टर्म के लिए अपनी परचेजिंग पावर और वैल्यू को मेंटेन रखा हो। दे ऑल वेंट टू ज़ीरो, 100% failure rate. So instead of only making this paper currency, let's know and make the actual money. America's national income gets bigger and bigger. In 1943, it was $142 billion. That was double the 1939 figure, triple the figure for 1933. Thirukonam village in Ariyalur district in Tamil Nadu has decided not to step outside the village limits, even for essentials. Instead, villagers have turned adversity into opportunity and returned to the barter system of old. मनी को अच्छे से समझने से पहले हमें मनी की हिस्ट्री को समझना होगा, और इस हिस्ट्री की शुरुआत होती है 6000 BC पहले। बार्टर सिस्टम मेसोपोटामिया का जो रीजन था वहां से इसका यूज होना शुरू हुआ था। इसकी एग्जैक्ट डेट एक्चुअली किसी को नहीं पता है, लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि बार्टर सिस्टम की शुरुआत करीब 6000 BC में हुई थी, जो कि आज का कुवैत, ईरान, जॉर्डन, सीरिया वाला हिस्सा है। उस समय बार्टर सिस्टम का यूज फूड, क्लोथिंग, एनिमल, वेपन जैसी चीजों को खरीदने के लिए किया जाता था। बार्टर सिस्टम में बायर्स और सेलर्स के बीच गुड्स का एक्सचेंज होता था विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मनी एंड करेंसी। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इज ऑल्सो नोन एज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप की करेंसी या मनी का कोई यूज नहीं होता था। लेट्स सपोज कि एक आदमी के पास सिर्फ एग्स हैं, बहुत सारे एग्स हैं, लेकिन अब उसे ब्रेड की ज़रूरत है, और वही दूसरे आदमी के पास सिर्फ ब्रेड है लेकिन अब उसे एग्स की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में एग्स और ब्रेड को एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेलर और बायर के वांट्स एक दूसरे के गुड से ही फुलफिल हो गई। और इस टर्म को इकोनॉमिक्स में कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वेयर ईच होल्ड्स द आइटम अदर वांट्स। बार्टर सिस्टम के कुछ बहुत अच्छे एडवांटेज भी थे, जैसे इस दौरान इनइक्वालिटी ना के बराबर थी। इकोनॉमिकल पावर को कोई एक आदमी या कोई एक ग्रुप हैंडल नहीं करता था।
क्योंकि यहाँ पर मनी या करेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए इन्फ्लेशन का खतरा भी ना के बराबर था। नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होता था। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे बार्टर सिस्टम के। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे वो उसके एडवांटेजेस से भी ज़्यादा एक्सट्रीम थे, और यही कारण था कि लॉन्ग टर्म में यूजफुल ना होने के चलते इस वे ऑफ एक्सचेंज को रिप्लेस कर दिया गया। पहला डिसएडवांटेज था कि इस सिस्टम में डिविजिबिलिटी नहीं थी। इस सिस्टम में काफ़ी गुड्स ऐसे थे जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते थे। लेट्स से अगर आपकी जेब में आज 10 रुपये हैं तो आप आसानी से उन्हें डिवाइड कर सकते हो 1 रुपये के 10 सिक्कों में या फिर 5 रुपये के 2 सिक्कों या नोटों में। दैट मीन्स अभी डिविजिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पे ये नहीं था। कुछ गुड्स उस समय ऐसे हुआ करते थे जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता था, और अगर करते तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते थे। और ये भी इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं था कि आप किसी छोटी चीज के लिए बड़ी चीज को एक्सचेंज कर सको। जो इसका दूसरा डिसएडवांटेज था वो था लैक ऑफ फेयर ट्रेड। बार्टर सिस्टम में ट्रेड कभी फेयर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ईच यूनिट ऑफ गुड इज नॉट सेम एज द अदर यूनिट ऑफ गुड। उस वक्त तक कोई मीजरिंग रॉड भी नहीं थी, जिसके चलते ये नहीं पता चलता था कि हाउ मच यूनिट ऑफ गुड शुड बी एक्सचेंज्ड। और अगर ये सब शॉर्ट आउट भी हो जाता था तो तब भी एक बड़ी प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, और वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। सपोज कि एक फार्मर के पास गेहूं है और वो इन गेहूं को एप्पल से ट्रेड करना चाहता है, तो अब ना तो सिर्फ उसे एक एप्पल वाला ढूंढना है, बल्कि एक ऐसे एप्पल वाला ढूंढना है जो अपने एप्पल्स को गेहूं से ट्रेड कर सके। अब एक तो ये सिस्टम बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, दूसरा अगर समय पर बायर ना मिले तो काफ़ी चीज़ें खराब भी हो जाती थी, और इन सब के बाद पोर्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। इन प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली वो समय आ गया था कि इस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को किसी इफेक्टिव एंड ईजी वे ऑफ एक्सचेंज से रिप्लेस किया जाए। And after so many years of using barter system, finally they choose cowrie shells as a medium of exchange. अब इन cowrie shells को ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ किया जाने लगा था। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट। इस करेंसी से सबसे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, और वो थी पोर्टेबिलिटी। इट वॉज ईजी टू कैरी, और cowrie shells काफ़ी ड्यूरेबल भी थे। कुल मिला के अगर बार्टर सिस्टम से कंपेयर करें तो ये एक बेटर ऑप्शन था, लेकिन ये अभी भी प्रॉपर मनी नहीं था, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये कोई वैल्यू और परचेजिंग पावर मेंटेन नहीं करता था। इवन जब इंडिया अफ्रीका से ट्रेड करता था तब इन शेल्स को एज अ करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं करता था, क्योंकि इंडिया में ये शेल्स काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते थे, इसीलिए इंडिया में इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसी दौरान दुनिया के अलग अलग कोनों में काफ़ी अलग अलग चीज़ों से भी ट्रेड होते थे, जैसे कोको बीन से, सॉल्ट से, व्हेल के टीथ से, और काफ़ी अलग अलग चीज़ों से। लेकिन इन सभी करेंसी में कोई भी एक्चुअल मनी नहीं था, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस थी। कोई पोर्टेबल नहीं था तो कोई ड्यूरेबल नहीं था, कोई डिविजिबल नहीं था तो कोई फंजेबल नहीं था। ये सभी कमोडिटी करेंसी तो थे, लेकिन प्रॉपर मनी नहीं थे। तो चलिए अब समझते हैं कि ये एक्चुअल मनी है क्या। मनी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज़ पोर्टेबल, आप आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हो। इट इज़ डिविजिबल, यू कैन मेक चेंजेस फ्रॉम इट। इट इज़ ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। शुड बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी आप इसे यूज़ कर सकते हो ट्रेड के लिए। इट इज़ फंजेबल, दैट मीन्स समथिंग विच स्टोर्स सेम वैल्यू। आपकी जेब की 100 रुपये की वैल्यू मेरी जेब की 100 रुपये जितनी ही है, तो ये अगर आपस में एक्सचेंज भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी लंबे समय के लिए अपनी वैल्यू और परचेजिंग पावर मेंटेन करके रखता है, जस्ट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। हज़ारों साल पहले जो गोल्ड था उसने अभी तक अपनी वैल्यू और परचेजिंग पावर बना के रखी है। You look at this here. When I first started buying that was $1.40. Yeah. Today, that's $16. And this here is oro, gold. And the reason we brought it in is most people haven't seen or touched. This is real. This is God's money. Why did I say it's God's money? Because it was here when the earth was created. Yeah. And it'll be here when we're all dead and gone. When you're saving those fake dollars, this will still be here. Yeah. Or those fake ETFs or those fake stocks. लगभग 700 BC से मेटल कॉइन की शुरुआत होने लगी थी। इन कॉइन्स को बनाने के लिए मोस्टली गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया जाता था। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कॉइन कि ये लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू होल्ड करके रखते थे। ये डिविजिबल भी थे, ये पोर्टेबल भी थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी थे, और ड्यूरेबल भी थे। लेकिन ये अब भी मनी नहीं थे, क्योंकि इनके वेट एक दूसरे से अलग होते थे। प्योरिटी भी अलग होती थी, किसी में सिल्वर कंटेंट ज़्यादा होता था तो किसी में गोल्ड कंटेंट ज़्यादा होता था। ट्रेड अभी भी डिफिकल्ट होता था। इट वॉज लाइक अ गैसिंग गेम। कभी ज़्यादा वेट के कॉइन चले जाते थे तो कभी कम वेट के, कभी हाई गोल्ड कंटेंट वाले तो कभी लो गोल्ड कंटेंट वाले। इसका सॉल्यूशन लगभग 700 to 650 BC में आया, जब लीडिया ने अपना और वर्ल्ड का पहला कॉइन मिंट किया, लीडियन लायन कॉइन। ये कॉइन वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉइन भी माना जाता है, और इसको लीडियन किंगडम ने बनाया गया था।
जो कि आज का वेस्टर्न टर्की वाला एरिया है। इस कॉइन की एग्जैक्ट डेट ऑफ ओरिजिन किसी को नहीं पता, लेकिन ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये कॉइन लगभग 700 to 650 BC के दौरान बनाए गए थे। और इसमें जो मेटल का यूज हुआ था वो इलेक्ट्रम था, जो कि नेचुरल गोल्ड एंड सिल्वर का मिक्स्ड एलॉय था। लीडियंस ही थे जिन्होंने सबसे पहले रिटेल शॉप्स को इंट्रोड्यूस करवाया था इस कॉइन की। और इसके बाद जितने भी कॉइन आगे आए उनकी खासियत थी कि वो पोर्टेबल थे, डिविजिबल थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे, ड्यूरेबल थे, फंजेबल थे और लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू और परचेजिंग पावर होल्ड करते थे। तो ये ही है वो एक्चुअल मनी जिसकी हम शुरुआत से बात करते आ रहे हैं, द गोल्ड एंड सिल्वर। लीडियन लायन के बाद करीब 600 या 550 BC में आयोनियन हेमियोबोल्स कॉइन को साइम शहर के एंशियंट आयोनिया, जो कि आज का सेंट्रल कोस्ट ऑफ टर्की है, वहाँ यूज़ किया गया था। और ये दुनिया का दूसरा सबसे पुराना कॉइन था। इसमें जो मेटल यूज हुआ था वो सिल्वर था। आयोनिया की ज्योग्राफिक लोकेशन लीडिया के बिल्कुल करीब थी। लीडिया से ही इंस्पायर होकर इन्होंने भी खुद के कॉइन बनाए थे। फिर जो तीसरा सबसे पुराना कॉइन था वो यिंग युआन था, जो कि चाइना ने 600 to 500 BC के करीब बनाया था और इस कॉइन का मेटल गोल्ड था। फिर आता है हमारे भारत का कॉइन, जो कि लगभग 600 BC में बनाया गया था और इस कॉइन का नाम था कारसापाना, और कहीं कहीं इसको पाना भी कहा जाता था, जिसका मेटल कंटेंट प्योर सिल्वर था। इनको पंच मार्क्ड कॉइन भी कहते हैं क्योंकि इनमें पंचेज और डाइस से अलग अलग सिंबल बनाए जाते थे, जो इन कॉइन्स की डिफरेंट वैल्यूज को भी डिटरमाइन करते थे। उस वक्त इन कॉइन की कोई शेप फिक्स नहीं थी, कभी इनकी शेप स्क्वायर होती थी, कभी सर्कुलर और कभी रेक्टेंगुलर। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इसका वेट करेक्शन करने के लिए इसे साइड से काटा जाता था। कॉइन के शुरुआती दौर में इनमें सिर्फ 1 या 2 पंचेज हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ये पंचेज भी बढ़ते चले गए। देखते ही देखते बाकी की हर कंट्रीज ने कॉइन्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया था। उस वक्त लोग अच्छे से जानते थे कि गोल्ड एंड सिल्वर की क्या वैल्यू है। तभी वर्ल्ड में ऑलमोस्ट जितने टाइप के भी कॉइन्स थे वो लगभग सभी गोल्ड एंड सिल्वर के थे। जैसे अगीना सी टर्टल कॉइन, जो कि 550 BC में ग्रीस में यूज हुए थे, जिनका मेटल सिल्वर था। फिर पर्शियन डेरिक, जो कि 520 से 480 BC के बीच वेस्टर्न एशिया में काफी चले थे, जिसका मेटल गोल्ड था। और ऐसे ही आगे भी काफी कॉइन्स आए जिनका मेटल कंटेंट गोल्ड या सिल्वर ही था। ये कॉइन समय के साथ बदलते भी गए। अलग अलग रूलर्स आए, उन्होंने अपने हिसाब से इनमें चेंजेस किए। इंडिया की अगर बात करें तो समय के साथ इन कॉइन्स में काफी चेंजेस आए, जैसे कर्स्पानास के बाद कास्ट कॉपर कॉइन्स, फिर डाई स्ट्रक कॉइन, फिर स्वर्ण कॉइन जो कि सोने से बने कॉइन थे। फिर अगर क्लासिक पीरियड की बात करें तो मौर्यन एम्पायर के वक्त मौर्यन कॉइन्स, फिर इंडो ग्रीक कॉइन्स, फिर शाकाज, फिर कनिष्क और फिर हुविश्क कॉइन्स। फिर मिडिल किंगडम के दौरान गुप्ता एम्पायर के कॉइन्स, फिर इंडो सासनियान कॉइन एज, फिर राजपूत किंगडम के कॉइन एज, ईस्टर्न गंगा एम्पायर, अहोम किंगडम के कॉइन्स, लेटर फिर मुगल सल्तनत और ब्रिटिश के अलग अलग कॉइन्स। तो अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमिकल हिस्ट्री भी हजारों साल पुरानी है। इंडिया वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बैक देन। तो कॉइनेज के दौरान वर्ल्ड में जहां भी जितने भी कॉइन्स बने वो मोस्टली गोल्ड और सिल्वर के ही थे। कुछ कंट्रीज में अदर मेटल्स के भी थे, सच एज कॉपर, लेकिन मोस्टली गोल्ड एंड सिल्वर ही थे। और यही एक्चुअल मनी भी थे, क्योंकि हजारों साल बाद भी इन कॉइन्स ने अपनी परचेजिंग पावर को मेंटेन करके रखा था। इवन आज भी आप गोल्ड एंड सिल्वर से इजीली ट्रेड कर सकते हैं। वो पोर्टेबल थे, ड्यूरेबल थे, डिविजिबल थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे, यूनिट ऑफ अकाउंट थे, फंजेबल थे एंड लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू स्टोर करते थे। एंड दिस इज व्हाट मेक्स देम प्रॉपर एंड एक्चुअल मनी। इवन द बेस्ट थिंग इज कि गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इस करेंसी पर ना के बराबर था, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर मैनमेड तो है नहीं, सो दे कांट प्रिंट मोर गोल्ड एंड सिल्वर अनलाइक द करंट बैंक नोट्स दैट वी हैव इन आवर पॉकेट। इसलिए उस समय पे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल था, until and unless कोई वॉर ना हो रही हो। I think that you have to have a certain amount of gold in your portfolio, or you have to have something that's hard. There are 3 monetary systems that happen. The first is, in the old days, it had intrinsic value. You'd carry around gold coins. Then we come up with the idea of banks or even central banks. And what they do is they create certificates, we call notes, that are claims on those things. And we print many more certificates than there is money in the bank. And then that's a linked system. And we did that, and we broke that in 1971. Then you have a fiat monetary system, which means that you can print whatever amount of money you want, and you can put that, and that's what governments do. पेपर करेंसी की शुरुआत 11वीं सेंचुरी में सोंग डायनेस्टी के दौरान चाइना में हुई थी। पेपर करेंसी को बनाने के पीछे मेन कारण था करेंसी के वेट को कम करना। बड़े ट्रेड्स के दौरान हजारों कॉइन्स के वेट को कैरी करना मुश्किल होता था और रास्ते में लूट का खतरा भी रहता था।
हालांकि चाइना में 11वीं सेंचुरी से पहले भी पेपर करेंसी का यूज हुआ करता था, लेकिन उस वक्त तक वो गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं थे। टैंग डायनेस्टी के समय पे जो चाइना में व्यापारी थे, उन्होंने ट्रेड के लिए पेपर करेंसी का यूज शुरू कर दिया था। वो अपना सोना चांदी एक ट्रस्टेड वॉल्ट में जमा कर देते थे, जहां से उन्हें एक रिसीट मिलती थी जिसमें लिखा होता था कि इतने अमाउंट का गोल्ड एंड सिल्वर इनका यहाँ जमा है। अब व्यापारी उस रिसीट से पूरे बाजार में ट्रेड कर सकते थे। ये रिसीट यहाँ पर एज ए करेंसी काम करती थी, विच वॉज बैक्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। दैट मीन्स कि आपके पास जिस अमाउंट के पेपर करेंसी थी, उसी अमाउंट का गोल्ड वॉल्ट में पड़ा था और आप जब चाहें तब जाकर पेपर करेंसी देकर गोल्ड एंड सिल्वर वापस ले सकते थे। लेकिन ये प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड पेपर करेंसी अभी ट्रू करेंसी नहीं थी। एक्चुअल करेंसी की शुरुआत सोंग डायनेस्टी के समय पर होती है। अब कोई भी अपने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को जमा करके एक पेपर करेंसी रिसीव कर सकता था, जो कि पूरे चाइना में एक वैलिड करेंसी मानी जाती थी, क्योंकि एक गवर्नमेंट लाइसेंस पेपर करेंसी थी। धीरे धीरे सोंग डायनेस्टी के अथॉरिटीज ने इस प्रोसेस का डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। फिर एक पेपर करेंसी बनाई जिसका नाम उन्होंने जियाओजी रखा और ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऑफिशियल पेपर करेंसी भी थी। अगर कोई इस करेंसी को लेने से मना कर देता था तो उसे भारी से भारी सजा दी जाती थी। अब यहाँ से पेपर करेंसीज की शुरुआत हो चुकी थी और धीरे धीरे हर कंट्री ने पेपर करेंसीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया था। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पेपर करेंसीज की शुरुआत 18वीं सेंचुरी से शुरू हो चुकी थी, जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया आई। इन कंपनीज ने इंडिया में प्राइवेट बैंक की स्थापना की, जो कि इंडिया में उस वक्त पेपर करेंसीज इशू करवाते थे। चार्ल्स कैनिन, जो कि उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस पेपर करेंसीज को 1861 में ऑफिशियल कर दिया था। सेम ईयर में पेपर करेंसी एक्ट को भी लाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को पेपर करेंसी छापने की और डिस्ट्रीब्यूशन करने की अथॉरिटी दे दी गई थी और साथ ही साथ में प्राइवेट बैंक्स के द्वारा बैंक नोट की प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर भी रोक लगा दी गई थी। रिजर्व बैंक के एस्टेब्लिशमेंट तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही नोटों की छपाई की थी, लेकिन 1935 में आरबीआई के आने के बाद ये सारा काम आरबीआई को सौंप दिया गया था और वहां से अभी तक हम पेपर करेंसी और फिएट करेंसी का ही यूज कर रहे हैं। बस डिजाइन, कलर्स एंड फॉर्मेट चेंज हुए हैं। We, as a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government-guaranteed securities, and that actually increases the money supply. We also print actual currency, and we distribute that through the Federal Reserve Bank. At the end, if you print too much, you end up in something like Venezuela. No doubt, fiat currency or paper currency is one of the best currency we ever had. They are great medium of exchange, unit of account, portable, divisible, durable, fungible, but they are most dangerous too. क्योंकि ये पेपर करेंसी लॉन्ग टर्म के लिए कोई वैल्यू होल्ड नहीं करती है और ना ही परचेजिंग पावर। Okay, let me ask you one question. How many of you guys know this thing here? ये 1861 में छापी गई भारत की पहली पेपर करेंसी है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से 99% लोगों ने इसे इससे पहले कभी देखा भी नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में ये नोट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इन नोटों की वैल्यू आज 0 है। चलिए, ये तो पुरानी बात हो गई। इन नोटों को तो आपने जरूर देखा होगा। यप, ये वही करेंसी हैं जिनकी वैल्यू रातों रात खत्म कर दी गई थी। इवन डिमोनेटाइजेशन के अगले दिन भी अगर आप इन नोटों से खरीदारी करने जाते तो आपको शायद कुछ नहीं मिलता, बिकॉज दे ऑल वेंट टू 0 ओवरनाइट। सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस पेपर करेंसी, टू मच गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक इन्वॉल्वमेंट, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज हम पास्ट में देख चुके हैं। अगर हम सिर्फ एक सेंचुरी पीछे जाएं तो जर्मन की करेंसी पेपर मार्क आफ्टर वर्ल्ड वॉर फेल्ड बैडली, हंगरी की करेंसी सजेजीर पेंगो फेल्ड बैडली, चाइल की करेंसी चाइलियन पैसो फेल्ड बैडली, अर्जेंटीना, पेरू, एंगोला, यूगोस्लाविया, इन सभी की करेंसी बैडली फेल हुई थी। इवन बेलारूस और जिम्बाब्वे तो हमारे सामने फ्रेश एग्जाम्पल हैं। ले देकर इन सभी करेंसीज और जितनी भी करेंसीज आज तक फेल हुई हैं, उन सभी के पीछे एक ही कारण है, हाइपर इन्फ्लेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मन के लोगों ने वहां की करेंसी, जो कि उस वक्त रिच मार्क थी, उसको लेने से ही मना कर दिया था, क्योंकि ओवर प्रिंटिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन के चलते वहां की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। वहां के लोगों का अपनी करेंसी से ही भरोसा उठ गया था एंड फाइनली दे स्टार्ट ट्रेडिंग इन बार्टर सिस्टम एंड कमोडिटी मनी सच एज सिगरेट्स। सिगरेट से वहां के लोग ट्रेड करते थे। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर बहुत सारा लोन था और उन्होंने खुद भी काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट स्पेंडिंग कर ली थी, जिसके चलते उनके पास एक ही रास्ता था उस डेट को कम करने का, और वो था प्रिंटिंग मोर मनी। एंड फाइनली जर्मनी डिड द सेम। उन्होंने अपनी करेंसी की ओवर प्रिंटिंग चालू कर दी, जिसके चलते उनकी करेंसी की वैल्यू एक पेपर से ज़्यादा और कुछ नहीं थी।
हिस्ट्री विटनेस है कि जब जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे छापे हैं तब तब वहां की करेंसी बहुत तेजी से अपनी वैल्यू खो देती है, और जर्मनी इसका एक लाइव एग्जांपल था। इवन जिम्बाब्वे ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अपने नेशनल डेट को खत्म करने के चक्कर में जिम्बाब्वे ने भी अपनी करेंसी की ओवर प्रिंटिंग शुरू कर दी थी, और ओवर प्रिंटिंग करते करते उन्होंने इतने नोट्स प्रिंट कर दिए थे कि कुछ ही महीनों में जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन लेवल 6.56 ट्रिलियन % बढ़ गया था। जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ऑन एन एवरेज 8 to 9% है, तो सोच सकते हो आप कि 6.56 ट्रिलियन % कितना होता होगा। ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज के चलते इन दोनों ने अपना वर्स्ट फॉल देखा है। बहुत लोगों का ये मानना है कि इन्फ्लेशन का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज के दामों में हर साल होने वाली बढ़ोतरी। लेट्स से कि अगर किसी कंट्री का 8% इन्फ्लेशन है तो जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 108 की हो जाएगी, मतलब चीजों के दामों में बढ़ोतरी को इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन का एक्चुअल मतलब होता है कि आपकी करेंसी किस % से हर साल अपनी वैल्यू लूज कर रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन। 8% इन्फ्लेशन का मतलब है कि योर करेंसी लूजेज इट्स वैल्यू बाय 8%, और जब यही इन्फ्लेशन 50% को भी पार कर देता है तभी हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। चलो अब हमें ये तो पता चल गया है कि ओवर प्रिंटिंग से करेंसी की वैल्यू डाउन होती है और इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ज्यादा करेंसी प्रिंट करने से इन्फ्लेशन बढ़ क्यों जाता है। करेंसी का जितना ज्यादा सप्लाई होगा गुड्स की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। लेट्स से आप महीने का 10,000 कमाते हो, अब अचानक से गवर्नमेंट ओवर प्रिंटिंग करके आपको महीने का 1 लाख रुपए दे देती है, तो ऑब्वियसली आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, और आप ही की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी जिनकी सैलरी बढ़ी है। अब सभी की परचेजिंग पावर बढ़ने से गुड्स की डिमांड में भी सडन चेंजेस आएंगे, लेकिन जो गुड्स हैं वो तो लिमिटेड होंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कांट प्रिंट देम। अब यहाँ पर होने लगेगा ऑक्शन सिस्टम, जो ज्यादा पैसे देगा वो ले जाएगा। 500,000. $2 million. Sold to Mr. Bruce Wayne. और इससे गुड्स के प्राइस में रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेंजेस आते हैं, और कंट्री की करेंसीज की वैल्यू इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि वो बेसिक नीड वाली चीजें तक अफोर्ड नहीं कर पाती है। इवन अगर आप कॉइनेज के समय पर भी देखोगे तो एथेंस ने भी यही किया था। एक समय था जब एथेंस बहुत खुशहाल देश था, जिसके पास लगभग सब कुछ था, खुद की गोल्ड माइंस, रिच विद मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उस समय के हिसाब से ग्रेट टेक्नोलॉजी। लेकिन एथेंस की स्पार्टा से वॉर के बाद दे लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पहले वो अपने गोल्ड माइंस खो बैठे, फिर अपने नेचुरल रिसोर्सेज वाली लैंड को धीरे धीरे खो बैठे। वॉर के दौरान उन्हें ज़्यादा ट्रूप्स चाहिए थे, ज़्यादा हथियार चाहिए थे, और उस सब के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए था, और उस पैसे के लिए उन्होंने अपने गोल्ड कॉइन को डिबेज करना शुरू कर दिया था। दैट मीन्स उन्होंने गोल्ड कॉइन्स में इक्वल अमाउंट का कॉपर ऐड करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उनकी डेफिसिट स्पेंडिंग बढ़ गई और कंट्री में इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में बदल चुका था। और इसका रिजल्ट ये आया कि फाइनली एथेंस ने स्पार्टा के सामने सरेंडर कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी का भी यही हाल हुआ था। वियतनाम वॉर के बाद वियतनाम का भी यही हाल हुआ था। और जिस हिसाब से अभी कंट्रीज करेंसीज को प्रिंट कर रही हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब करंट मॉनेटरी सिस्टम भी आने वाले कुछ सालों में कोलैप्स हो जाएगा। इनफैक्ट इतिहास गवाह है कि वर्ल्ड में पिछले 5000 सालों में सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर ही ऐसी करेंसी और प्रॉपर मनी है जिसने अपनी वैल्यू और परचेजिंग पावर को इतने लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करके रखा है। यही कारण है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इवन रॉबर्ट कियोसाकी इसको गॉड्स मनी कहते हैं, विच नेवर फेल्स। गोल्ड एंड सिल्वर स्टोर्स लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड परचेजिंग पावर बिकॉज गवर्नमेंट कांट प्रिंट देम, और क्योंकि वो नेचुरल मेटल हैं तो गवर्नमेंट कांट इवन प्रोड्यूस देम। ऑन अदर हैंड वर्ल्ड में अभी तक 5000 से भी ज्यादा फिएट करेंसीज बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी करेंसी ऐसी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वन, जो लॉन्ग टर्म के लिए परचेजिंग पावर होल्ड करती है और इतने लंबे समय तक सक्सेसफुल रहती है। 100% फेलियर रेट। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि जो फिएट करेंसीज है वो आने वाले कुछ सालों में कोलैप्स हो जाएगी। अगर आप मॉनेटरी सिस्टम की हिस्ट्री देखो तो 1871 से 1873 में जर्मन ने क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया था, जिसके बाद इसे काफी कंट्रीज ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, लाइक फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा। अब इस गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितने अमाउंट की आपके पास करेंसी होती थी उतने ही अमाउंट का गोल्ड ट्रेजरी में बैकअप के तौर पर रखा जाता था। दैट मीन्स 100% रिजर्व रेशियो। लेट्स से अगर आपके पास $100 हैं तो उसके बैकअप में $100 का सोना रखा जाता था, ताकि अगर कल इस करेंसी को कुछ भी हो जाए तो आपका $100 का सोना आपको मिल जाएगा। इवन आप कभी भी जाकर पेपर करेंसी को एक्सचेंज करके अपना रियल मनी यानी गोल्ड एंड सिल्वर वापस ले सकते थे। लोगों ने पेपर करेंसी पर इसलिए भरोसा किया था क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाया गया था कि उनका मनी एकदम सेफ है, जो कि उस वक्त था भी, क्योंकि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड आपके ट्रेजरी में पड़ा था, और यहीं से असल में पेपर करेंसी की शुरुआत भी हुई थी। लेकिन ये मॉनेटरी सिस्टम ज्यादा समय तक चल नहीं पाया था। 1914 वर्ल्ड वॉर
के दौरान जो कंट्रीज भी वॉर में इन्वॉल्व थी उन्हें फंड्स की जरूरत थी, और यही वो दौर था जब क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया गया था और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया गया था। और यहीं से स्टार्ट होते हैं गवर्नमेंट के स्कैम्स। नाउ गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्रिंटिंग करेंसीज लाइक नेवर बिफोर। और अब एज पर लॉ के अकॉर्डिंग आप अपनी करेंसीज को गोल्ड से एक्सचेंज भी नहीं कर सकते थे। पहले गवर्नमेंट $100 होने के बदले सिर्फ $100 ही प्रिंट कर सकती थी, लेकिन इस मॉनेटरी सिस्टम के बाद $40 ऑफ गोल्ड के बदले वो $100 छापने लगे थे। दैट मीन्स फ्रॉम 100% रिजर्व रेशियो टू 40% रिजर्व रेशियो, एंड दैट टू इन लेस देन 50 ईयर्स। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक ये मॉनेटरी सिस्टम भी नहीं चल पाया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 तक यूएस के पास 75% ऑफ वर्ल्ड्स मॉनेटरी गोल्ड था। इसका मेन रीज़न ये था कि जब यूएस वॉर के दौरान जो भी एक्सपोर्ट करता था उसकी पेमेंट गोल्ड में लेता था, जिसके कारण यूएस तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता गया, लेकिन अदर कंट्रीज इकोनॉमिकली वीक होती गई। दैट्स वाई उन कंट्रीज ने न्यू मॉनेटरी सिस्टम की डिमांड करी, एंड फाइनली दे ऑल एग्री टू ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसमें 44 देशों ने इस न्यू मॉनेटरी सिस्टम के एग्रीमेंट को साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग लगभग सभी करेंसीज को गोल्ड से हटाकर यूएस डॉलर से बैक्ड कर दिया गया था, और ओनली यूएस डॉलर वॉज बैक्ड बाय गोल्ड। अब बाकी करेंसीज को कॉन्फिडेंस मिला डॉलर से, और डॉलर को कॉन्फिडेंस मिला था गोल्ड से। लेकिन ये मॉनेटरी सिस्टम भी ज़्यादा समय तक नहीं चला, और फिर आया डॉलर स्टैंडर्ड, एंड अंडर दिस मॉनेटरी सिस्टम यूएस स्टार्ट्स प्रिंटिंग करेंसीज लाइक क्रेजी। इवन कोरियन वियतनाम वॉर के समय यूएस ने डेफिसिट स्पेंडिंग तक शुरू कर दी थी। दैट मीन्स उनकी स्पेंडिंग जब उनके रेवेन्यू से ज़्यादा होने लगी थी। और अगर आप देखोगे तो करीब 150 सालों में ही कम से कम 4 बार मॉनेटरी सिस्टम में चेंजेस आए हैं। पहले क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड, फिर गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, फिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम, फिर द डॉलर स्टैंडर्ड, एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग द फिएट सिस्टम। और जहां अभी हम खड़े हैं, द वर्ल्ड नीड्स अ न्यू मॉनेटरी सिस्टम, क्योंकि आज नहीं तो कल द करेंसी वी आर यूजिंग टुडे विल फेल बैडली, बिकॉज एवरी गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड इज प्रिंटिंग दैम लाइक नेवर बिफोर। वर्ल्ड के पास एक्टिव करेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में रियल मनी यानी गोल्ड एंड सिल्वर ना के बराबर है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के पास करीब 760 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व में रखा हुआ है, जिसकी कीमत करीब $46.5 बिलियन के आसपास है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर इंडिया की करेंसी सर्कुलेशन को देखें तो वो $364 बिलियन है, जो कि गोल्ड के रिजर्व से 8 गुना ज़्यादा है। और ये जो गैप है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रुपीज़ की वैल्यू कंटिन्यूसली फॉल होती जा रही है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, वेल्थ इनइक्वालिटी भी बढ़ती ही जा रही है। और जब जब ऐसी कंडीशन आती है तब वर्ल्ड की एक माइनर पॉपुलेशन इसका फ़ायदा उठाती है, जिसको हम रिच कहते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास और पुअर लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा गरीबी की तरफ चले जाते हैं। वेल्थ ट्रांसफ़र बिल्कुल अनइक्वल हो जाते हैं और वेल्थ गैप बढ़ जाते हैं। तो अगर इतना सब कुछ के बाद भी अगर आपको लगता है कि सेविंग्स और एफडी से आप आने वाले मॉनेटरी सिस्टम को सर्वाइव कर पाएंगे, तो लेट मी टेल यू, आप खुद के लिए कब्र खोद रहे हो। जबकि इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है और हमारे सामने है, लेकिन हम लोगों का इस तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। और वो सॉल्यूशन है गोल्ड एंड सिल्वर, एंड इन सम केसेस लैंड ऑल्सो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी पहले यहाँ मौजूद थी और ह्यूमंस के बाद भी रहेंगी। बाकी की चीज़ें, ये फिएट करेंसीज, ये बैंक नोट्स, ये सब ह्यूमन ने ही बनाए हैं, लेकिन गोल्ड इज़ गॉड्स मनी। तो अगर आप लोगों से जिस लेवल पर भी पॉसिबल हो तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि यही वो मनी है जिसने आज तक अपनी वैल्यू को कभी नहीं खोया है और ना आगे कभी खोएगा। हजारों करेंसीज आई गई, मॉनेटरी सिस्टम आए गए, गवर्नमेंट आई गई, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर अभी भी चमक रहा है और पहले से बेहतर चमक रहा है। इवन जब जब वर्ल्ड ने रिसेशन फेस किया है तब सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर ही है जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। बुरे वक्त पर गोल्ड एंड सिल्वर ही साथ देता है। हम लोगों के एंसेस्टर्स भी इस चीज़ को मानते थे। अब भले ही उन्हें ये सब नहीं पता हो, ये मॉनेटरी सिस्टम, ये इन्फ्लेशन एंड ऑल, लेकिन उस सिल्वर और गोल्ड की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से जानते थे।